हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक्स। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब जब चार्जेड पार्टिकल्स जो चार्ज होती है जब वो रेस्ट में होती है तब उसके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है। उसकी जो हर चीज हम पढ़ेंगे जो भी उसके साथ एसोसिएट होगी। ठीक है। इससे पहले आप ये पढ़ें, इससे पहले आप समझिएगा चार्ज क्या होती है। चार्ज क्या होती है याद रखो। जो चार्ज होती है इसको थोड़ा लिखिएगा आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक branch of physics or science or physics which deals with the study of charge at rest। ठीक है, इतना। अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होती है इसको हम समझेंगे थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करके। और सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज, जैसे उसको फॉर एग्जांपल एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक मास होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है भाई? एक मास होता है। ठीक है। ऐसे ही उसका टेम्परेचर भी होता है, या कभी कभी स्पीड भी हम नापते हैं उसकी। ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके जो ऑब्जेक्ट है इसका एक चार्ज भी होता है। क्या होता है भाई? चार्ज भी होता है। ठीक है। और व्हाट इज ये चार्ज, ये है क्या? असल में चार्ज है क्या याद रखना। एक इलेक्ट्रिकल नेचर किसी भी मैटर का जो होता है याद रखना वो उसमें इनहेरेंट होता है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। किसमें इनहेरेंट होता है भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में। जैसे इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर is inherent in atomic structure। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां पे भी एटम्स होंगे वहां पे किसी भी चीज का इलेक्ट्रिकल नेचर भी होगा। मतलब जो भी मैटर्स होते हैं वो एटम्स के बने हुए होते हैं, और यही जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम जब जाते हैं उसके साथ इनहेरेंट, इनहेरेंट किसको बोलते हैं भाई? जो नेचर खुद ब खुद हो, याद रखना। ठीक है। जो उसके साथ चिपका हुआ हो पहले से ही। जैसे इनहेरेंट का मतलब है एटम होगा तो उसका इलेक्ट्रिकल नेचर होना बहुत ही लाजमी है। ठीक है। इनहेरेंट मतलब जो उसके साथ स्टिक हुई कोई चीज होती है, जैसे स्टिक्स मतलब कोई उसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई कोई चीज होती है उसको बोलते हैं इनहेरेंट। इलेक्ट्रिकल नेचर जो है मैटर का इनहेरेंट किसके साथ होता है भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है। याद रखना इसको। और एक और इसमें आप पॉइंट याद रखो, ये इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ पार्टिकल है। क्या है भाई? चार्ज। ये इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ पार्टिकल क्या है भाई? इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? इसका ये जो है चार्ज, ये इसका इंटरनल नेचर है। क्या है भाई? इंटरनल नेचर है। ठीक है। ठीक। इसको आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये एक ऐसी क्वालिटी है किसी भी मैटर की, क्या है? क्वालिटी है किसी भी मैटर की जो उसके साथ हमेशा रहती है। वो क्या है भाई? जो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। याद रखना। जैसे हम कहते हैं
मास के साथ हमेशा जहां मास होगा वहां ग्रेविटी का कंसेप्ट होगा, और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां चार्ज का कंसेप्ट होगा, या जहां चार्ज का कंसेप्ट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट होगा। ठीक है, तभी हम कहते हैं जो चार्ज है, चार्ज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर इनट्रेक्सिबली, याद रखना, इनएक्सट्रीबली, ये जो चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये होते हैं इनएक्सट्रेसिबली। ठीक है, इसको आप जो भी पढ़ो आप, इनएक्सट्रेसिबली कनेक्टेड जस्ट लाइक कैसे, मास एंड ग्रेविटी, मास एंड ग्रेविटी। अब इनएक्सट्रेसिबली किसको बोलते हैं? इनएक्सट्रेसिबली हो गया है नॉन सेपरेबल, नॉन सेपरेबल मतलब जहां पे चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है, या वहां पे खुद ब खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी। आप इस तरीके से समझिएगा, बिल्कुल जैसे मास के साथ ग्रेविटी होती है। ठीक है, इतना समझ आया? ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एम मैक हेनरी। ठीक है, कैमरॉन मैक हेनरी। इनने क्या कहा था? इनने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये जब चार्ज हो जाता है किसकी वजह से हो जाता है चार्ज? बिकॉज देयर पार्ट्स आर चार्ज्ड। जब भी कोई भी मैटर है वो चार्ज तब होता है क्योंकि उसके पार्ट्स चार्ज होते हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाहता था, ये एटॉमिक लेवल पे होता है। ठीक है, ऐसे ही अब एक और इसमें आप पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुई, तो ये थोड़ा सा आगे हम बिल्कुल देखो, जैसे ग्रेविटी के साथ क्या होता है भाई? मास एसोसिएट, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ होती है चार्ज एसोसिएट। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ g डॉट डी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, ये डबल इंटीग्रल का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल का मतलब होता है लाइन इंटीग्रल। ठीक है, किसी जगह आपको ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, उसका मतलब होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब अभी भी हमारे पास वही कंफ्यूजन, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। पहले मैंने आपको बता दिया, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, उसका टेम्परेचर हम कभी कभी नापते हैं, स्पीड होती है अगर वो मूव कर रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही उसका एक इलेक्ट्रिकल नेचर भी होता है, उसके साथ चार्ज भी एसोसिएट होती है। ठीक है, अब बिल्कुल कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ आएगा। बैलून है, क्या है भाई? बैलून है। इसकी प्रॉपर्टीज, मिसाल के तौर पर इसकी प्रॉपर्टी है, और इन प्रॉपर्टीज की यहाँ पे वैल्यू है। क्या है भाई? वैल्यू है। फॉर एग्जांपल पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। क्या है भाई? कलर। इसका कलर फॉर एग्जांपल वैल्यू इसकी क्या है? रेड। ठीक है, ऐसे ही मटेरियल कौन सा इसमें यूज हुआ है? प्लास्टिक फॉर एग्जांपल, और इसका मास भी होगा कुछ इस बैलून का। ठीक है, 2 ग्राम फॉर एग्जांपल। ऐसे ही इस बैलून की चार्ज भी होगी। फॉर एग्जांपल इसकी इस वक्त जो चार्ज है वो है 0, कभी होगी कभी नहीं होगी, लेकिन कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और चीज इसमें आप समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसका पार्ट होता है? पार्ट ऑफ एटम होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम है हमारे पास, यहां पे होते हैं कुछ पार्टिकल्स। ठीक है, जिसको हाइड्रॉन्स बोलते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ 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 और ऊपर और ऑर्बिट्स।
ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खुद और प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं भाई? प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी यहां पे लिखेंगे, यहां पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसका मास सबसे पहले होता है, क्या होता है भाई? मास। मास से होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये आप याद कीजिएगा, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। स्पिन होती है इसकी, ठीक है, जैसे 1/2 के बराबर होगी, ठीक है। इसकी और क्या होती है भाई? चार्ज होती है, ये होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब ये इसके साथ ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अभी भी वही कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होती क्या है। ठीक है, हमें इतना समझ आया कि मैटर के साथ एसोसिएट होती है, जैसे बाकी प्रॉपर्टीज वैसे ही एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती है उसकी, ठीक है। और उसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कोई चीज है उसका कलर एक अलग प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह, ऐसे ही चार्ज उसकी वैल्यू भी होगी, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे भाई? हम एक स्केल को रब करेंगे। क्या करेंगे? रब ए स्केल, ठीक है, विद किसके साथ? किसी पुलोवर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मैंने जैकेट पहनी है, ठीक है, कोई भी, या मैंने अपर पहना है, उसके साथ में एक स्केल को ऐसे रब करता हूं। क्या करता हूं? रब। आपके पास स्केल होगा जिससे आप नापते हैं, उसको रब करो ऐसे, मतलब उसको रगड़ो आप, बिल्कुल ऐसे उसको फ्रिक्शन करो अपनी जैकेट के साथ, किसी भी चीज के साथ। तो आप देखो कुछ टाइम के बाद उसमें एक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या आ जाता है उसके अंदर? इलेक्ट्रिकल। फिर वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है वो स्केल, ठीक है। उसमें क्या आती है? उसमें एक चार्ज आती है। वो जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो खींच रहा होता है, वो प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज होती है। क्या होती है भाई? चार्ज होती है, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है? किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये जो स्केल से पुलोवर पे होंगे या पुलोवर से स्केल पे होंगे। अब इसको आप याद रखिएगा। एक फॉर एग्जांपल ये जो पहले ये आप याद रखिए कि ये जो ट्रांसफर होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, ये जो फ्रिक्शनल, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन की वजह से, ऐसे रगड़ने की वजह से जो ट्रांसफर होता है चार्ज का, इसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस frictional transfer of charge is called triboelectric इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको भाई? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर और उसमें चार्ज पैदा हो जाती है, क्या बात पैदा हो जाती है? एक चार्जिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल एक उसमें फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। वो क्यों? वो चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से हुआ। चार्ज अब किसको बोलते हैं भाई? अब हमें पता चला चार्ज जो आती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से आती है। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इसमें या इससे होंगे इसमें, किसी एक में ट्रांसफर हो जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट, अगर इससे इलेक्ट्रॉन इधर गया, क्या? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो एटम्स है इसके ये बना होगा एटम्स का, ये भी एटम्स का। जब इनको हम रगड़ेंगे आपस में, इसको एक दूसरे से ऐसे ऐसे जोर जोर से, स्केल को फॉर एग्जांपल इस जैकेट के साथ ऐसे, तो क्या होगा? एक में
कि इन दोनों में खींचने की कैपेसिटी या रिपेल करने की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। ये जो इसमें हुआ क्या, या इससे ट्रांसफर हुए इसमें इलेक्ट्रॉन्स, या इससे इसमें हुए ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें आती है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें आ जाती है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें इंक्रीज हो गए, इसमें डिक्रीज हो गए। इसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सी चीजें जिनको आप रब करके चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। एक दूसरे के साथ रब करो, रगड़ो उसको थोड़ा। जैसे बैलून होता है, फॉर एग्जांपल, जब हम उसको फर के साथ रगड़ते हैं, कोई फर है हमारे पास और बैलून एक को लाओ, आप उन दोनों को आपस में, उन दोनों को फ्रिक्शन दो। ठीक है, फ्रिक्शन उनके बीच में प्रोड्यूस करवाओ, उसको ऐसे रगड़ो। ठीक है, और उसको रब करने की वजह से क्या हो जाता है, याद रखना, एक में आ जाती है पॉजिटिव चार्ज, एक में आ जाती है नेगेटिव। कैसे, ये देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें आती है नेगेटिव चार्ज, और जिससे निकलते हैं उसमें आती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो बैलून होता है उसमें आ जाती है, जैसे बैलून को रब करेंगे, बैलून एंड फर, जब इनको क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, इनको जब रबिंग करते हैं, बैलून में आ जाती है नेगेटिव चार्ज, फर में आ जाती है तब पॉजिटिव चार्ज। मतलब बैलून में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें आ जाते हैं, तभी तो इसमें आती है नेगेटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसमें आई नेगेटिव, इसमें कौन सी रह गई, पॉजिटिव चार्ज। और इस इफेक्ट को बोलते हैं ट्राइबो, ये जो चार्जिंग अब इफेक्ट आया इसमें पॉजिटिव चार्ज लगे, इसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप एक सीरीज को याद रखिएगा, अब किसमें पॉजिटिव आएगी, किसमें नेगेटिव आएगी, इसके लिए एक आप सीरीज याद रखिएगा। क्या सीरीज है वो, आप फॉर एग्जांपल कॉटन, इस सीरीज को आप ऐसे याद रखिएगा, कॉटन, स्टील, कॉपर, रबर, पॉलीयूरेथेन, पॉलीप्रोपाइलीन, ये हमने सब पढ़े हैं, हमारी बीएससी में केमिस्ट्री भी थी। और ऐसे ही सिलिकॉन, सिलिकॉन और फ्लोरोपॉलीमर। पॉलीमर, और यहां से आप रखो इसको पेपर, ऐसे ही पॉलिस्टर, एल्युमिनियम, सिल्क। ये एकदम याद हो जाएगा, इसको आप एक दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, ये याद हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही वूल और नीलॉन। ठीक है, और ऐसे ही इसके बाद आ गया माइका, फिर आ गया ग्लास, फिर आ गई ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ऊपर जाओगे तो ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ऊपर वालों में आ गई पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले जो है इनमें आ गई नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, माइनस वीई, यहां पे इसको लिखो प्लस वीई। इसका क्या मतलब है, अगर आप इन दोनों को रब करोगे, वूल और सिल्क को, ऊपर वाला ज्यादा पॉजिटिव होगा, मतलब इस पे आएगी नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों को रब करोगे, इसमें आएगी पॉजिटिव चार्ज, इसमें आएगी नेगेटिव चार्ज। इसको और इसको रब करोगे, इसमें आएगी नेगेटिव चार्ज, इसमें आएगी पॉजिटिव। जो डाउन है सीरीज में उनमें नेगेटिव आएंगे। अगर उन दो, किसी भी दो को आप रब कर लो, ये ह्यूमन बॉडी को और कॉटन को रब कर लो, कॉटन में आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये देखो डाउन में नेगेटिव चार्ज है, ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसके बाद आप फॉर एग्जांपल, अब देखो एक और चीज आप याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, अब ये जो एटम है, सबसे पहले देखिएगा, ये हमारे पास है क्या भाई, एक एटम।
इसी को अभी और समझिएगा। एटम है, ठीक है, ये इसका यहां पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, पी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इर्द गिर्द इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये बहुत छोटे पार्टिकल, आर वेरी टाइनी पार्टिकल, आर वेरी टाइनी पार्टिकल, ये बहुत छोटे, याद रखना, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और इनके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू ई, ई के बराबर होता है, ठीक है, ई। अब ये जो ई है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, इतनी चार्ज होती है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी, प्रोटॉन के ऊपर भी। जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव साइन से ऐसे, और प्रोटॉन पी से हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो चार्ज होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन की चार्ज होती है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक की प्लस होती है, एक की माइनस होती है, ठीक है, इतना आपको समझ आया? याद रखना। और एक सबसे याद रखना, सबसे स्मॉल जो चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हम मेजर कर सकते हैं वो सिर्फ ई चार्ज ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो ई चार्ज है, ई चार्ज जो है, ये सबसे कम चार्ज हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट चार्ज measured on an isolated system, isolated सिस्टम, मतलब इससे कम चार्ज हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा हो गया? वो सिस्टम जो इन्वायरमेंट के साथ टच में ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एक अलग सिस्टम, जिसका किसी और के साथ कोई कॉन्टैक्ट ना हो इन्वायरमेंट के साथ। आप ऐसे अभी याद रखिए, अब आगे चलते जाएंगे आइसोलेटेड और आप समझते जाओगे क्या होता है, ठीक है। अब याद रखना चार्ज, देखो अब एक और एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, याद रखना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड याद रखना, एंड क्वार्क्स, क्वार्क्स का नाम आपने सुना होगा, QUARKS, क्वार्क्स, ये हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, याद रखना इस बात को। एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स हैं, ये हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, याद रखें, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये क्यों एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है? एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। वो होता है इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी आगे बने होते हैं क्वार्क्स के, क्वार्क्स के, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने होते हैं? क्वार्क्स के बने होते हैं, ठीक है। अब इतनी बात आप फिलहाल याद रखो। अब हम थोड़ा पेज उल्टाते हैं, ठीक है।
ठीक है, इतना आपको समझ आया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। तो फिर ये किसके बने हुए होते हैं? अब सबसे पहले देखिएगा आप, प्रोटॉन जो बना होता है ये होता है प्रोटॉन टू अपकारक का, टू अपकारक प्लस वन डाउन कारक। और जो न्यूट्रॉन है ये बना होता है वन अपकारक का, ठीक है, वन अपकारक प्लस टू डाउन कारक, और याद रखना इधर जो अपकारक होता है, अपकारक होता है, इसकी चार्ज होती है +2/3e, +2/3e। जो डाउन कारक होता है इसकी चार्ज होती है -1/3e। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये इतना आपको समझ आया होगा। ठीक, अब इसी से आगे थोड़ा सा और समझिएगा। अब चार्ज प्रोटॉन की +e क्यों होती है, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो होती है -c, प्रोटॉन की +e निकली थी। अब देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन अब यहां से निकल आएगा, ये प्रोटॉन है, इसकी टोटल चार्ज, दो अपकारक होते हैं 2, और अपकारक की जो चार्ज होती है, ठीक है, अपकारक की चार्ज होती है, ये देखो ये मैंने लिखी है, अपकारक की चार्ज होती है +2/3e। ये बना होता है दो अपकारक, दो अपकारक का मतलब है दो और अपकारक की चार्ज +2/3e, 3e, ठीक है, +1 डाउन कारक, +1 डाउन कारक, +1 इंटू डाउन कारक की चार्ज होती है -1/3e, -1/3e। वैसे ये आपको पढ़ना नहीं था, ये क्वांटम फिजिक्स थी, थोड़ा सा आप समझ लो, इंट्रोडक्शन है आज, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए ये सब मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये किसके बराबर आ गया भाई हमारे, ये आ गया 2 2 4/3e, ठीक है, -1/3e। अब 4 - 3 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3e डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 1 3, 3 1 3, ये प्लस है ये माइनस है, ये आ जाएगा +e इज इक्वल टू +e। यही तो प्रोटॉन की चार्ज है, प्रोटॉन की चार्ज हमारे पास निकली +e, ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज कितनी है +e। अब ये हमारे पास, अब न्यूट्रॉन की चार्ज निकालनी है। न्यूट्रॉन बना होता है 1 अपकारक, 1 अपकारक, अपकारक की चार्ज कितनी है +2/3e, ठीक है, ये 1 अपकारक +2/3e +2 डाउन कारक, 2 इंटू डाउन कारक की चार्ज होती है -1/3e, ठीक है। अब इसकी नेट चार्ज आएगी +2/3e, ये हो जाएगा -2/3e, 2 1 2 हो गया -2/3e। अब ये देखो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन की जो चार्ज होती है वो होती है 0, मतलब न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल मतलब स्पीशीज होती है, ये आप याद रखो। जितनी प्लस चार्ज होती है फ्रिक्शन में उतनी माइनस वो कैंसिल कर जाती है और टोटल चार्ज 0 होती है न्यूट्रॉन की, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन याद रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो भी इतना ही होता है, लगभग सेम ही होता है, जितना प्रोटॉन का होता है इतना ही होता है, ठीक है, इतना ही होता है। किसका मास भाई, न्यूट्रॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है। इसका मास इलेक्ट्रॉन का ये देखो बहुत कम है इससे, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आप याद रखना। अब अगर इसको हम देखेंगे इन दोनों का रेशियो निकालकर, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय
9.1 इंटू 10⁻31 केजी से केजी कैंसिल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, अब ये देखो ये 10⁻31 इसको ऊपर ले जाओ 27, ये आ जाएगा 10⁴ 1.67 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁴, ये आ जाएगा कुछ हमारे इसके पास वैल्यूज आती हैं, ये आपको जुबान याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 1830 याद रखना। अब मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1830, मतलब प्रोटॉन का मास इतने गुना न्यूट्रॉन के मास से ज्यादा है, 1830 गुना ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखिए, मतलब प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, 1830 गुना का मतलब है बहुत ज्यादा, किससे, लेकिन इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, हमारी नजर में तो वो कम ही है, ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन अब मैं करूंगा आपको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि वो बना है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि ये हेड्रॉन्स हैं, क्या है, हेड्रॉन्स हैं। अब वो अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है, वो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, इसके बाद में बीएससी में मैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ा दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अब इसके बारे में और हम थोड़ा सा जानते हैं, एलिमेंट्री, जैसे हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल, क्या है भाई, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज कौन सी है भाई, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन की है ये एलिमेंट्री चार्ज है क्योंकि ये सबसे छोटी चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हम मेजर कर सकते हैं, वो ई है, ठीक है, चार्ज ई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये इसके मेन पार्ट थे। तो अब इसके बाद क्या भाई, हाँ एक और चीज इसमें आप देखो, जैसे मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से कम हो जाता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, जब किसी भी चीज में से मास निकाल देते हैं उसका जो वेट आएगा ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत कम डिक्रीज होगा, ठीक है, वो बहुत कम डिक्रीज होगा, ठीक है, और इसका उल्टा अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन कोई चीज अपने साथ एडअप करती है उसका मास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज आप याद रखिएगा, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज कितने होते हैं भाई, 6.25 इंटू 10⁻18, इसको आप मेमोराइज कीजिएगा, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। अब इसके बाद देखो हमें चार्ज समझ आ गई, ठीक है, कोई भी चीज जिसकी वजह से अट्रैक्ट होती है या रिपेल होती है उसको बोलते हैं चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी सी समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1707 से 1790 तक, बेंजामिन फ्रैंकलिन आया था, कब आया था, 1707 से 1790, ठीक है, इतनी, उसने कहा जो चार्ज होती है वो दो किस्म होती है, ठीक है, दो किस्म की, टू टाइप ऑफ चार्ज होती है, टू टाइप ऑफ चार्ज होती है, एक होती है पॉजिटिव
एंड दूसरी होती है नेगेटिव। किसने कहा था भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब थोड़ी सी डेफिनेशन की ओर भी देखिएगा। चार्ज क्या होती है? व्हाट इज चार्ज? याद रखना, द deficiency or excess of इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी के ऊपर, याद रखना, ऑन ए बॉडी इज चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाना, डिफिशियंसी कहते हैं कम हो जाना, और एक्सेस ज्यादा हो जाना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देंगे हम या कम कर देंगे, वो जो है उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको बोलते हैं चार्जिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ आ गया इतना? ठीक है। अब इसकी एक और आप ऐसे याद रखिएगा, जो चार्ज है ये एक फिजिकल, ये फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी मैटर की, ठीक है, जो इसको क्या करवाती है भाई? एक्सपीरियंस करवाती है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या करवाती है? एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी बॉडी को, जो एक ऐसी फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है चार्ज, जो किसी भी बॉडी को क्या करवाती है? एक्सपीरियंस फोर्स करवाती है। जिस वक्त हम उसको, मैटर को या सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, या दूसरे किसी चार्ज सब्सटेंस के नजदीक रख देते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करवाती है? फोर्स एक्सपीरियंस करवाती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज होती है। क्या होती है? चार्ज होती है, ठीक है। अब लॉज ऑफ चार्ज आप याद रखिएगा, लॉज ऑफ चार्ज। व्हाट इज लॉज ऑफ चार्ज? लॉज ऑफ चार्ज क्या है भाई? लॉज ऑफ चार्ज बस यही है, याद रखना। सबसे पहले लॉ ऑफ चार्ज हमें बताता क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है लॉ ऑफ चार्ज। क्या लॉ है भाई? लाइक चार्ज रिपेल, ठीक है। जो एक जैसी चार्ज होती हैं वो क्या करती हैं भाई? लॉ ऑफ चार्ज ने कहा जो एक जैसी चार्ज होती है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में रिपेल करेंगी। ये उसको उधर दबाएगी, ये इसको इधर दबाएगी, मतलब एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। और दूसरा लॉ क्या है भाई? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। अनलाइक हो गया अलग अलग, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी है नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये वाली चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। मतलब ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ चार्ज क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस चार्ज के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां है? देखो इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहां है, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स लगती है इसकी वजह से वो उधर लगती है, इसके ऊपर जो लगती है इधर लगती है, इसके ऊपर इधर लगती है इसकी वजह से, और इसके ऊपर इसकी वजह से उधर लगती है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, ये 2 है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किस साइड है? राइट साइड में। ये देखो ये वाली फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये भी है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देखो कहाँ लगती है फोर्स, ठीक है। ये देता है हमें ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, लॉ ऑफ चार्ज। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसके लिए एक और लॉ है जिसको कूलम्ब लॉ बोलते हैं, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड बताता है। वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। क्या पढ़ेंगे अब? मेथड ऑफ चार्जिंग। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। उससे पहले हम इसको थोड़ा लाइन एक ड्रा कर लें यहाँ सेंटर में, ताकि थोड़ा नोट्स जैसे दिखाई दे।
ठीक। अब है हमें मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। कौन कौन से मेथड हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए? मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। कौन कौन से भाई मेथड हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए? बहुत सारे याद रखना मेथड होते हैं हर एक बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले है भाई चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। पहला कौन सा मेथड है भाई? चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या रब कर किसी चीज को चार्ज किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं रबिंग, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आती है जो। ठीक है। अब देखो चार्जिंग बाय रबिंग क्या हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एक कॉटन। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक कॉटन ये दिखाई दे रहा है, याद रखना। इसको अगर मैं एक स्केल से इसको फ्रिक्शन इसमें पैदा करूं, एक स्केल से क्या करूं भाई? एक स्केल से इसमें फ्रिक्शन पैदा करूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इससे फ्रिक्शन पैदा की एक स्केल से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ अगर एक्सपेरिमेंट थोड़ा दिखाऊंगा, थोड़े कागज के टुकड़े काटने पड़ेंगे इसके लिए। अब देखिएगा ये मैंने छोटी छोटी पीस ऑफ पेपर्स रखी हुई है। मैं रब कर रहा हूं एक ग्लास रॉड को किसी चीज के साथ। अब देखो ये इनको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो पेपर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं ये पेपर अट्रैक्ट। ये देखो भाई ये पेपर इसकी तरफ ये देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं, खुद ब खुद चिपक रहे हैं इसके साथ। ठीक है, ये देखो पूरे पेपर इसके साथ चिपक गए। ठीक है, ये इसके साथ चिपक रहे हैं। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैंने इसको फ्रिक्शन दी और इसने अपने इन पेपर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैंने फ्रिक्शन इसको थोड़ा रगड़ा इस पेन को अपनी जैकेट के साथ। ठीक है, तो उसके बाद इसमें इसके अंदर आ गई, प्रोड्यूस हो गई एक प्रॉपर्टी जिसको चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? जिस वक्त किसी भी एक बॉडी को दूसरी के साथ रब करते हैं, याद रखना, तो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है चार्ज। ठीक है, रब सर्टन बॉडी अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने किया पेन, पेन को आप छोड़ो, आप इसी पेन को लिखो ग्लास रॉड, ग्लास रॉड विद पुलोवर। ठीक है, अपनी जैकेट के साथ मैंने इसको रब अभी किया ना, पुलोवर। ठीक है, इनको मैंने एक पर आ गई एक चार्ज, दूसरे पर आ गई दूसरी। ऐसे ही अगर आप बैलून को करोगे हेयर के साथ, यही बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस होगा। ठीक है, सेम आपको प्रॉपर्टीज दिखेंगी। जैसे बैलून को हेयर के साथ रब करो, एक में आएगी पॉजिटिव चार्ज, एक में आएगी नेगेटिव चार्ज। किस में पॉजिटिव आएगी, किस में नेगेटिव आएगी, वो अभी मैंने आपको सीरीज लिखवाई। ठीक है, पूरी मैंने अभी आपको जो सीरीज लिखवाई वो जैसे जिसमें स्टील, कॉपर, रबर, पॉलीयूरेथेन ये आ गया डाउन द सी, इनमें नेगेटिव चार्ज आती है। अगर इसके साथ आप किन को रब करोगे, पॉलिस्टर, एल्यूमिनियम, सिल्क, वूल, नीलॉन, माइका, ग्लास और या ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऐसे ही बैलून विद हेयर किसी को भी। ठीक है, अब होता क्या है, याद रखना, रब करने की वजह से होता क्या है, बाय रबिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी
टू अनदर बॉडी। ये मैंने लिखा है पुलोवर, PULLOVER। ठीक है, कोई भी जैकेट वगैरह। ठीक है, ठीक है। रबिंग से क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, उसकी वजह से चार्ज हो जाती है बॉडी। ठीक है, और याद रखना, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या आती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। एंड द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब ये मूव करना शुरू हो जाते हैं, किसी वायर के बीच में चलना शुरू हो जाते हैं ये। एंड द इलेक्ट्रिसिटी सो generated is known as frictional electricity। फ्रिक्शनल, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल थंडरस्टॉर्म। ठीक है, जैसे जो गरजती है ना, बिजली गरजती है, वो यही चार्ज होते हैं, रेस्ट में होते हैं वो चार्ज। याद रखना, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जो क्लाउड्स होते हैं उनके बीच में एक में पॉजिटिवली चार्जेड होती है, एक नेगेटिवली चार्जेड होती है। वो कैसे, वहां भी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होती है, याद रखना। ठीक है, आयोनाइज होते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर वहां पे चार्ज जनरेट होती है। तो वो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, समझ आ गई। तो ऐसे ही जब ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ करते हैं रब, ग्लास रॉड एंड सिल्क, जब इनको रब करते हैं हम, इस पर आ जाती है जो ग्लास रॉड, फॉर एग्जांपल ये वाली जो रॉड है, इस पर आ जाएगी कौन सी चार्ज भाई, पॉजिटिव चार्ज। और जो सिल्क है, फॉर एग्जांपल ये सिल्क है, इस पर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ आ गई। ठीक, अब क्यों आई पॉजिटिव और क्यों आई नेगेटिव, देखो फ्रिक्शन की वजह से जब हमने इसको रगड़ा जोर से, उसकी वजह से क्या एनर्जी, ठीक है, वो हमने एक किस्म की एनर्जी दी किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या की, इंक्रीज की हमने, याद रखना। उसकी जब एनर्जी इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन्स की, वो आगे एक्साइटेड स्टेट पे, किसमें आगे, एक्साइटेड, फिर वो उससे रिमूव हो गए, निकल गए एक से और दूसरे के साथ आ गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कितनी आसानी से किसमें से निकलेंगे, वो उसकी मतलब कैपेसिटी होगी कि पॉजिटिव चार्ज आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा। तो अब दूसरा है चार्जिंग बाय, दूसरा जो प्रोसेस है वो है क्या है भाई, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन या इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इससे आप देखो ये आपको कैसे समझोगे, आप जब भी बालों को कंघा करते हो, क्या करते हो, कंघा करते हो, उनमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बाल हैं ये बने होते हैं कैराटिन के, किसके बने होते हैं, कैराटिन के, ये जो बाल वगैरह होते हैं ये सब इनमें होता है। तो इसमें से जो कॉम्ब होता है, याद रखो कंघा होता है, उसमें आ जाती है नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाती है, नेगेटिव चार्ज। और जब भी मेटेलिक स्ट्रिप के साथ अगर वो काम जो होता है, वो कंघा होता है, उसको लगाओगे किसी भी मेटेलिक स्ट्रिप के साथ, वो मेटेलिक स्ट्रिप चार्ज हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी चार्ज, क्योंकि वो कंघे से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, उस मेटेलिक स्ट्रिप के अंदर। ठीक है, क्यों, मेटेलिक स्ट्रिप उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जैसे फॉइल होता है जो एल्यूमिनियम पेपर वगैरह होता है। ठीक है, इतना आप समझो। ऐसे ही अब इसमें आप लिखोगे चार्जिंग बाय कंडक्शन में लिखोगे व्हेन नेगेटिवली चार्जेड, व्हेन नेगेटिवली चार्जेड, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस है, या आप ये जो मैंने कॉम्ब की एग्जांपल दी, कॉम्ब इज on direct contact with direct contact with metallic strip, metallic strips, then
मेटेलिक स्ट्रिप बिकम चार्जड। ठीक है, तब मेटेलिक जो स्ट्रिप होती है वो क्या हो जाती है भाई, चार्ज हो जाती है। क्यों होती है चार्ज? बिकॉज एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन द कॉम्ब, जो कंघी के ऊपर होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इज अट्रैक्टेड बाय द मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप उनको अपनी तरफ खींच लेती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन किसको बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन में कॉन्टैक्ट मिलानी पड़ती हैं दो चीजें। ठीक है, क्या करनी पड़ती है भाई? कॉन्टैक्ट में एक चार्जर बॉडी होगी पहले। देखो, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन में कोई भी बॉडी पहले चार्ज नहीं होती है, दोनों में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होती है। समझ आया? चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक बॉडी ऑटोमेटिकली हमने चार्ज की होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्सेस नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्ब है या कुछ भी, इसके साथ एक न्यूट्रल बॉडी इसके इर्द गिर्द लाएंगे। ठीक है, इसके करीब लाएंगे हम एक न्यूट्रल बॉडी। ये क्या है? चार्जड। ये लाएंगे इसके न्यूट्रल। ठीक है, अब इसको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे ही हमने कांटेक्ट में यहां पे लाई, इससे कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें आ गए। ठीक है, ठीक है, और कुछ इसी में थे, कुछ इसमें आ गए। जब तक इक्विलिब्रियम, अगर आइडेंटिकल होंगी तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नहीं होंगी तो वो डिपेंड करता है फिर किस में जाएंगे। फिर इसको सेपरेट किया। अब देखो, दोनों बॉडीज हमारे पास चार्ज मिलेगी जब हमने सेपरेट किया। ठीक है, ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में और इसमें फर्क क्या है? इसमें दोनों अनचार्जड बॉडी थी, उनको फ्रिक्शन दी थी और खुद ब खुद चार्ज हो गई थी दोनों बॉडीज। इसमें क्या होता है भाई? चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक बॉडी चार्जड थी, दूसरी न्यूट्रल थी। ये इसके साथ अटैच किए इसको। ठीक है, तो इसमें से चार्ज इसके साथ टच किया और टच करते ही चार्ज इसमें चली गई, फिर उसको सेपरेट कर दिया। अभी हमें एक चार्जड बॉडी ये दो मिल गई, चार्जड बॉडी। इसका 1 रखो नाम, इसका 2 रखो, 1 2 और ये 1। अब देखो 2 चार्ज हो गई। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड कौन सा मेथड है भाई? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, पूरी प्रैक्टिकल तरीके से मैंने उसको प्रैक्टिकली पूरा दिखाया है, पूरा एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम हुआ इलेक्ट्रोस्कोप। अब याद रखिएगा, मैं उसी इलेक्ट्रोस्कोप की ही एग्जांपल देकर ये चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको समझाऊंगा। यहां पे हमने दोनों को आपस में फ्रिक्शन दी थी, यहां पे टच किया था, यहां पे टच नहीं करना है। बिना टच किए दूसरी बॉडी को हम एक चार्जड बॉडी से चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही एक कॉम्ब है हमारे पास। क्या है भाई? एक कॉम्ब है। ये जो कंघा था, जैसे ये चार्ज था, फिर ये मेटेलिक स्ट्रिप थी, इसको कर दिया चार्ज। यहाँ पे एक कॉम्ब है। क्या है भाई? कॉम्ब। ये चार्जड है हमारे पास। क्या है? चार्जड है हमारे पास। अब इसके नजदीक एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास। क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे होता है, यहाँ पे होता है, इसको मेटेलिक स्फीयर ऊपर होता है, यहाँ पे एक मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई होती है, और यहाँ पे दो, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, मैं उसी की एग्जांपल दूंगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक लीफ है और ये है इसके साथ दूसरा लीफ। ठीक है, ठीक, इतना आपको याद रखना। दो लीफ है हमारे पास। ठीक है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को याद रखना। जब भी हमने इसको इसके करीब किया, क्या किया? करीब किया। अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे पूरे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्योंकि यहां पे ये आ गई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे इसमें पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव चार्ज। यही जो नेगेटिव चार्ज है एक्सेस में, ये इस स्ट्रिप के थ्रू ये इन दो मेटेलिक स्ट्रिप्स के अंदर चली जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज गई,
और इसने इसको आगे रिपेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें भी जाएंगे नेगेटिव चार्ज और ये आपस में रिपेल हो जाएंगे और ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये दोनों ऐसे हो जाएंगी ये स्ट्रिप्स एक दूसरे से दूर। ठीक है, इसका पूरा मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, वो बना कर रखी है, उसको थोड़ा एडिट करना है, वो कल तक आ जाएगी। और ये इस तरीके से आपस में इन्होंने रिपेल की। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझना इसको। अब देखना, ठीक है, इसको ये जो चार्ज आ गई इसमें, अब देखो, अभी तो इसने रिपेल किया, क्या किया भाई, रिपेल किया। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, क्या करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे इसको। ठीक, ये ऐसे था ऊपर से। ठीक, समझ आ गई। इसमें कौन सी चार्ज आ गई भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज है। अभी यही चल रहा है, हमने इसके नजदीक लिया, इसमें पूरी नेगेटिव चार्ज, यहां ये दोनों लीव्स ने रिपेल किया आपस में। ठीक है, इस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, और इसको करना पड़ता है किसी कंटेनर के अंदर, ताकि जो एयर है वो इसके टच में ना रहे। ठीक है, ठीक, या इसको ड्राइंग एजेंट जैसे कैल्शियम क्लोराइड उस कंटेनर में डाल दो, वो मॉइस्चर पूरा खींच लेगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड को माना जाता है ड्राइंग एजेंट। ठीक है, वो मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता, कोई आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ठीक है, जो वैसे ये अपरेटस बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं है, उतना आसान मैंने बनाया है, पूरा इसका एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप देख लेना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसके साथ है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अब हम इसके साथ हैंड को टच कर, इसको ग्राउंड का मतलब होता है हैंड अपना टच करो, आप इसके साथ क्या करो, ये हमारा हैंड है, ये हमने इसको टच किया, और हैंड का मतलब है हम ग्राउंड हो गया, पूरे जितने ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस साइड थे वो हमारे हाथ में चले गए। अब ये ऐसा बन जाएगा, हमने हैंड टच किया, यहां से कॉम्ब इसके नजदीक रखा, बिल्कुल ऐसे, अभी भी इसमें कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज इसके बिल्कुल नजदीक ले आए। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज थी। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने हैंड टच करते ही इस साइड जो पोलराइज हुए थे नेगेटिव चार्ज जो हमारे हाथ में हो, क्योंकि एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गए थे एक साइड में, याद रखना, ये हमारे हाथ में चले जाएंगे और ये पूरा क्या हो जाएगा, याद रखना, ग्राउंड करते ही ये जो वापस स्ट्रिप है ये ऐसी आ जाएगी, देखना, ये इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और ये वापस स्ट्रिप ऐसे स्ट्रेट आ जाती है, पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, आप देख सकते हो, ये ऐसे आ जाती है। ठीक है, अब क्या करता है, अब हमें कॉम्ब को रिमूव करना है, अभी भी कॉम्ब इसके नजदीक है। ठीक है, हमने हैंड टच किया, ये कॉम्ब लेकिन इसके नजदीक है। ठीक है, कॉम्ब इसके नजदीक है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, वहां कौन सी चार्ज है, कोई नहीं, यहाँ न्यूट्रल हो गया, जो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांसफर हुए थे वो ग्राउंड, हमने हाथ टच करते ही वो हमारे हाथ में आ गए और ग्राउंड में चले गए। ठीक है, यूनिवर्स में तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब हमें इसको रिमूव करना है, किसको, कॉम्ब को, चार्जेड कॉम्ब को रिमूव, रिमूव कॉम्ब। अब कॉम्ब को रिमूव करते ही अब यहाँ पे ये जो सफेयर है, याद रखना, ये पूरा अब देखो पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहां से ये स्ट्रिप आपस में दूर दूर चली जाएंगी, क्यों, अब इसमें आ गई पॉजिटिव चार्ज, अब ये चार्ज हो गया, कॉम्ब को अब रिमूव किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज थी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब यहाँ पे और ये भी पॉजिटिव चार्ज ही, अब इसने रिपेल किया, देखो डिस्टेंस और इंक्रीज हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस वापस उतनी थी, न्यूट्रल हो गया हमने इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थी अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने खींचा हुआ था इन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ। ठीक है, अब कॉम्ब को हटाते ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली इस पूरे के ऊपर, तो ये ऐसे अब वापस रिपेल, ये एक चार्जड बॉडी हमें मिल गई। ठीक है, समझ आ गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमने लेकिन इसको टच नहीं किया, इस कॉम्ब को सिर्फ इसके नजदीक लाया, ये आप मेरी वीडियो से पूरा देख सकते हो। इस पूरे डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्कोप, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या बोलते हैं भाई, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब इसमें अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज तो थोड़ा सा हमने समझा, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे, क्या समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या
प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडेड अलजेब्रिकली। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती हैं ये अलजेब्रिकली ऐड होती हैं, वेक्टरली ऐड नहीं होती हैं। कैसे होती हैं भाई? अलजेब्रिकली ऐड होती हैं। ठीक है, अलजेब्रिकली ऐड का मतलब है जैसे -4 कूलम प्लस 2 कूलम, अगर इनको हम करेंगे ये आ जाएगा, टोटल नेट चार्ज आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके -2 कूलम। ठीक है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिकली ऐड। ठीक है, अब इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है, वही जो लॉज है वो इसकी प्रॉपर्टीज से लिया गया है। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, अब तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? चार्ज इज, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल। चार्ज इज कंजर्वेटिव। और जो पांचवी है इस पे भी हम बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब एक एक करके हमको ये दोनों हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जिसको दूसरी है चार्ज इज कंजर्वेटिव। हमें यही पढ़ना है। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? इस वक्त लेक्चर मुझे लगता है बहुत लंबा हो गया, अब इसको हम आज इतना ही रखते हैं। इतना नहीं बल्कि इसके साथ दूसरी वीडियो में बना रहा हूं, आप उसको देख लेना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, वही अब जो स्टार्ट होगा लेक्चर, ये यहीं से स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ। ठीक है, इतना आप समझिएगा इसको अच्छे से।